सिया ने पलटकर करण की तरफ देखा और मनी मन बोली, पिछले 2 दिन से आपने मेरी जान निकाल रखी है मिस्टर लूसीफर। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं अब आपको। अब आपकी बारी है समझने की। बोलते उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो करण को गुस्सा दिला रही थी। सिया के चुप रहने पर अब सुकून को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से भरी आवाज में बोली, मैं आप लोगों से कब से पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। बताइए ना, आप लोग मुझे अपने साथ अपने हनीमून पर लेकर क्यों नहीं गए। सभी बच्चे हनीमून पर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो जैसे मेरी याद ही नहीं आई। और अब आप लोग मुझे मनाने की बजाय एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बोलते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगी। करण गुस्से से सिया को देख रहा था, जो बिल्कुल चुप थी। उसने सुकून को जल्दी से अपनी गोद में लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, बस एक ज़रूरी मीटिंग थी वहाँ। नो डैड नो, आप झूठ बोल रहे हैं। सुकून उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। करण ने उसे देखते हुए पूछा, क्या आपको डैड पर यकीन नहीं प्रिंसेस। सुकून मासूमियत से बोली, अगर ऐसी बात है तो सिया कुछ क्यों नहीं बोल रही। वो मुझे क्यों नहीं बता रही कि आप लोग कहाँ गए थे और मुझे क्यों नहीं लेकर गए। उसकी बात सुनकर अब करण ने दोबारा सिया की तरफ देखा, जो अभी भी बिल्कुल चुप थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कुछ बोलोगी या नहीं। उसके पूछने पर सिया ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी अभी ही उसने कुछ सुना हो। पहले कहा तो उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर तो करण को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बुरी तरह से चिढ़ रहा था। उसने सुकून के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आप डैड पर यकीन करो प्रिंसेस। आज के बाद आपके डैड आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आप जाकर अपने टॉयज के साथ खेलो। बोलते हुए उसने सुकून को नीचे उतार दिया। सुकून अंदर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद करण दोबारा सिया की तरफ आया और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। लेकिन अब सिया को बुरा नहीं लग रहा था और वो ना ही अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। जब वो यहाँ से गई थी तब उसके जाने का यही कारण था कि वो करण को समझ नहीं पा रही थी। और दूसरे, करण का गुस्सा, उसकी नफरत और उसका बाकी सबके साथ इन्वॉल्व होना उसे अंदर तक तकलीफ दे रहा था। लेकिन कल रात करण की तकलीफ और आज जिस तरह से वो उसे वापस सिया के पास लेकर आया, अब सिया को हर एक चीज बिल्कुल सही से समझ आ चुकी थी। करण उसे अंदर कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। तभी हाल में बैठी सोनिया जी और कबीर जी अपनी जगह से उठे। उन्हें देखकर सिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। कल करण ने उसे झूठ बोला था कि वो लोग शहर से बाहर गए हैं ताकि वो उनके पास मदद के लिए ना जाए और उसे करण के सामने झुकना पड़े। सिया करण से अपना हाथ छुड़वाने नहीं वाली थी, लेकिन अब उसने एक झटके से ही अपना हाथ करण से छुड़ा लिया। क्योंकि सिया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, इसलिए करण ने उसका हाथ इतनी ज़्यादा कसकर नहीं पकड़ा था, जिससे अब वो उसके हाथ को रोक नहीं पाया। सिया जल्दी से कबीर जी और सानिया जी की तरफ बढ़ी और उन दोनों के पैर छूते हुए बोली, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। उसके मुंह से आवाज़ निकलते हुए देख करण ने उसे घूर कर देखा। अब से वो उसे बोलने के लिए कह रहा था, तब से वो बोली नहीं। और अब उसका यूं मुस्कुराते हुए सानिया जी और कबीर जी से बात करना उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगा। वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सीढ़ियों की तरफ लेकर जाने लगा। सिया सानिया जी और कबीर जी की तरफ देखते हुए बोली, बस अभी थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ सासू माँ और ससुर जी। जैसे ही उसने कहा, करण जी को तो पता नहीं, लेकिन सानिया जी को और कबीर जी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। जिस तरह से सिया रोते हुए गई थी और अब वापस आई थी, उसके एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। करण उसे घूर कर देखने लगा। तब तक वो दोनों कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। करण के अंदर आते ही करण ने एक झटके से उसे छोड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। सिया की तरफ गुस्से से देखने लगा। सिया, जो हमेशा उसके गुस्से से डर जाती थी, अब बिना डरे उसे देख रही थी और उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। करण उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़कर पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। दोनों एक बार फिर से दरवाजे से लग चुके थे। करण कुछ बोलता उससे पहले ही सिया बोली, आपको ये जगह अच्छी लगती है क्या? आप जब देखो तब मुझे यूं ही कमर से पकड़कर दरवाजे के साथ लगा देते हैं।
अगर आप चाहें तो बेड की शिफ्टिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अब करण ना सिर्फ हैरान हो रहा था बल्कि खींचने लगा था। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हुई तो नहीं लेकिन होना चाहती हूँ। करण गुस्से से बोला, जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम? सिया फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ मिस्टर लूसीफर? करण हैरानी से बोला, क्या क्या कहा तुमने मुझे? सिया मुस्कुराकर बोली, मिस्टर लूसीफर। करण व्यंग से मुस्कुराया और बोला, लगता है कल वाला कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो। सिया बिल्कुल शांत होकर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देखकर बोली, सिर्फ कल की ही बात याद है मुझे मिस्टर लूसीफर, अब बाकी सब भूल चुकी हूँ। एक पल के लिए करण भी उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने उसके बालों पर अपनी ग्रिप बनाई और उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश भी मत करना। सिया ने दर्द भरी ये कहा भरी उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा अपनी आंखें धीमे धीमे से खोलते हुए उसने करण की तरफ देखा और बड़ी गहरी आवाज़ में बोली, मैं हकीकत में रहने वाली लड़की हूँ मिस्टर लूसीफर। ना ड्रामा करना आता है और ना ही ड्रामा देखना। हकीकत ना भी देखूं तो खुद ब खुद सामने आ जाती है। करण ने उसके बालों को छोड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे कहा था कि सुकून के सामने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो बार बार तुम्हें बुला रही थी, लेकिन तुमने अपने मुंह पर ताला लगा रखा था। आइंदा। एक सेकंड, ताला मैंने नहीं लगाया, ताला आपने लगाया था। आप भूल गए क्या? गाड़ी से बाहर निकलते ही आपने मुझसे क्या कहा था? सिया ने कहा तो करण हैरानी से उसे देखने लगा। सिया अपनी आईब्रो लिफ्ट करते हुए उसे देख रही थी और करण सोचने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा आखिर उसने सिया से क्या कहा। सिया मुस्कुराई और बोली, आपको बादाम खाने की ज़रूरत है मिस्टर लूसीफर। आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। अभी से आपका ये हाल है तो कल क्यों, फ्यूचर में हम दोनों क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर करण गुस्से से उसे देखने लगा। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, एक तो ना ये बार बार मुझे एंग्री लुक देना बंद कीजिए। मैं डरती नहीं हूँ आपसे। और हाँ, आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपने ही मुझसे कहा था कि मैं सुकून के सामने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी, उसे कुछ भी नहीं कहूंगी। तो मैं आपकी बात को भला कैसे टाल सकती हूँ? आप मेरे पति परमेश्वर हैं, तो आपकी बात मानना तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। करण व्यंग भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। सिया जानती थी उसे गुस्सा आ रहा है और उसके गुस्से को महसूस कर उसे हल्का हल्का डर भी लग रहा था, लेकिन अब उसे डरना बिल्कुल भी नहीं था। उसने सोच लिया था कि अब उसे करण को कैसे हैंडल करना है। जिस शादी की उम्मीद वो बिल्कुल छोड़ चुकी थी, उसकी हर एक उम्मीद को जिंदा कैसे करना है। करण व्यंग भरी एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराकर बोला, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? जस्ट ए मिनट। बोलकर करण ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला। सिया उसके फ़ोन की तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। करण ने अपने फ़ोन से मौलिक को फ़ोन लगाया था ताकि उसे कह सके कि एक बार फिर से वही न्यूज़ चैनल पर दोबारा लगवाए ताकि सिया को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन कान पर लगाया और सामने से मौली की आवाज़ आई, यस बॉस, अचानक से सिया उसके सीने से लग गई और वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से अपनी बाहें कसते हुए। करण एकदम से हैरान रह गया। दोनों की हाइट में इतना ज़्यादा फर्क था कि सिया का चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था और उसके सिर पर करण का चेहरा टिका हुआ था। उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा। सिया की आंखें बंद थी। करण की धड़कन एकदम से तेजी से बढ़ चुकी थी। उसे कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसका दिल इतनी ज़्यादा जोरों से धक धक कर रहा था कि वो कुछ देर तक यूं ही अपनी जगह पर सुन खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही मौलिक ने एक बार फिर से कहा, बॉस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, करण वापिस होश में आया। वो सिया को कंधों से पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, दूर हटो मुझसे। बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। सिया एकदम से चिल्लाई, छिपकली, छिपकली। करण बोला, तुमसे बड़ी छिपकली कौन होगी जो बिना कहे चिपक रही हो? साइड हट जाओ, वरना तुम्हारी छिपकली मैं अभी बना दूंगा। बोलते हुए उसने एक बार फिर से सिया को उसके कंधों से पकड़कर हटाना चाहा, लेकिन सिया तो जैसे फेविकोल की तरह उससे चिपक चुकी थी। वो जोर से बोली, नहीं, मैं तब तक आपसे अलग नहीं होंगी जब तक आप इस छिपकली को यहाँ से नहीं भगा देते। पहले ही से भगाइए। मैं एक साथ दो दो जानवर नहीं संभाल सकती। करण गुस्से से बोला, हाउ डियर यू, तुमने मुझे जानवर कहा? सिया भी ने उसके सीने से अपना सिर निकाले बोली,
मैंने आपको जानवर कब कहा? मैं तो 2 जानवर कहा। आपने खुद को जानवर समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम मुझसे दूर हो रही हो या नहीं, वरना जहाँ से उठाकर लाया हूँ वहीं पर पटक आऊंगा। करण अपना पूरा जोर लगाकर उसे खुद से हटाते हुए बोला, लेकिन सिया जैसे टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। करण इतना ज्यादा जोर से उसे धक्का दे रहा था कि उसके खुद के कदम लड़खड़ा रहे थे। सिया ने उसके पैरों पर अपने पैर रख दिए ताकि वो उससे बिल्कुल अलग ना हो। छिपकली वहां आसपास भी नहीं थी, लेकिन सिया को किसी न किसी तरह करण का ध्यान भटकाना था। उसे किसी तरह से शांत करना था। सिया को खुद से अलग करने के चक्कर में करण ने उसे बहुत ज़्यादा जोर से झटका दिया, जिससे उसके खुद के पैर लड़खड़ा गए और वो पीछे जाकर बेड पर गिरा। सिया उसके ऊपर ही थी, तो वो भी सीधा उसके ऊपर ही बेड पर गिरी। दोनों की ही धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई और फिर तेजी से बढ़ने लगी। सिया करण के ऊपर गिरी हुई थी और उसका चेहरा करण के चेहरे के बिल्कुल ऊपर था। उसकी सांस बेहद जोर से चल रही थी, जिससे उसके सीने में होती हुई हलचल करण को साफ महसूस हो रही थी। करण की नज़र उसके चेहरे के साथ साथ उसकी गर्दन पर गई। उसकी लंबी सुराही सी गर्दन पर करण की नज़र जैसे फिसल रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास दिखाई देने लगे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सिया उसकी गहरी नज़रें खुद पर महसूस कर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। वो उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सिया अचानक से चौंक कर एक बार फिर से करण के ऊपर गिरी। सुकून उन दोनों को देखते हुए बोली, सिया तुम डैड को प्यार कर रही हो या डैड तुम्हें? बोलते हुए वो उन दोनों के पास आ गई थी। उसकी बात सुनकर करण और सिया दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। दोनों ने पलटकर सुकून की तरफ देखा। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, आप बताओ ना डैड, क्या आप सिया को भी वैसे ही प्यार कर रहे हो जैसे आप मुझे करते हो? उसकी बात सुनकर कर्ण ने गुस्से से सिया की तरफ देखा और धीरे से बोला, आई जस्ट हेट यू। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस वो करण के ऊपर से हटी और फिर सुकून को अपनी गोद में लेकर बोली, हाँ आपके डैड मेरे को बिल्कुल वैसे प्यार कर रहे थे जैसे वो आपको करते हैं। उसका जवाब सुनकर कर्ण की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से सिया को देखता रहा। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, तो सिया तुम भी डैड को बिल्कुल वैसे ही प्यार करो ना जैसे मुझे करती हो। बोलते हुए उसने अपने गाल पर अपनी उंगली रखी। अब सिया का गला सूखने लगा। उसने करण की तरफ देखा। उसे किस करना तो दूर, अगर वो उसके पास भी जाती तो करण उसे एक ऐसा करण देता कि वो दूर जाकर गिरती। अभी वो करण को देख ही रही थी कि सुकून उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, सिया तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मैंने कहा ना तुमसे, तुम भी डैड को बिल्कुल वैसे ही प्यार करो जैसे मुझे करती हो। सिया उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुकून ने अपकरण का हाथ पकड़ा और बोली, डैड आप कहो ना सिया को, वो सच में बहुत अच्छा प्यार करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। करण ने गुस्से से सिया की तरफ देखा। आखिर उसकी वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब सुकून उन दोनों को गुस्से से देखते हुए बोली, ठीक है, आप लोग मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। मुझे अब आप दोनों से ही बात नहीं करनी। बोलकर उसने अपने हाथों को बांध लिया और अपना चेहरा भी घुमा लिया। सिया ने उसे चेहरे से थामकर अपनी तरफ घुमाया और बोली, आप अच्छे बच्चे हो ना सुकून? नहीं, मुझे नहीं बनना अच्छा और ना ही आपसे बात करनी। बोलकर उसने अपना चेहरा सिया के हाथों से छुड़वा लिया और उसकी गोद से उठकर दरवाजे की तरफ भाग गई। सिया ने करण की तरफ देखा। करण अपनी जगह से उठा और सिया की तरफ देखते हुए बोला, अपनी ये फालतू कोशिश करना बंद कर दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे इरादे। सुकून को जरिया बनाकर मेरे करीब आना चाहती हो, लेकिन भूलो मत कि अब तुम्हारी औकात क्या है और तुम यहाँ मेरे रूम में किस हैसियत से हो। मैं जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा ख्वाबों में भी मत सोचना कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। अंडरस्टैंड? बोलकर वो गुस्से से सिया को देख रहा था। सिया भी बिल्कुल नॉर्मल होकर उसे देखती रही। करण कमरे से बाहर चला गया तो सिया भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली। करण नीचे आ चुका था। उसने हॉल में देखा जहाँ सानिया जी सुकून को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुकून मुंह फुलाए बैठी थी। वो कोई जिद पकड़े बैठी थी। करण उसके पास आया और सानिया जी के हाथों से प्लेट लेकर सुकून की तरफ बाइट बढ़ाते हुए बोला, प्रिंसेस जल्दी से खाना फिनिश करो। सुकून गुस्से से बोली, नो डैड, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेते।
और अब सिर्फ सिया आपको नहीं, आप भी सिया को पूछी दो, बिल्कुल वैसे जैसे आप मुझे देते हैं। उसकी बात सुनकर करण की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं सिया की आंखें भी बड़ी हो चुकी थीं, जो अभी अभी वहां पर आई थी। जब रूम में सुकून ने यह बात कही थी तो सिया और करण दोनों वहां पर अकेले थे। लेकिन अब सानिया जी सामने खड़ी थी और उनके सामने ऐसी बात सुनकर सिया शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसने जल्दी से अपने कदम वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। सुकून ने जब उसे जाते हुए देखा तो गुस्से से बोली, मुझे पता ही था आप लोग मेरी एक भी बात नहीं मानोगे। ठीक है, अब मैं ना ही कुछ खाऊंगी, ना ही पीऊंगी, और ना ही मैं आप लोगों से बातें करूंगी। बोलते हुए सुकून वहां से जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सिया भी सुकून की बात सुनकर रुक चुकी थी। करण ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और उसे टेबल पर बिठाकर बोला, अच्छा बताओ, आप क्या चाहती हो? ओफो डैड, कितनी बार बताऊं आपको? सुकून ने अपने माथे को पीटते हुए कहा। सानिया जी उसके एक्सप्रेशन और उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और करण को देखते हुए मन ही मन बोली थी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। करण ने एक गहरी सांस ली और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, आप यही चाहती हैं ना कि आपके डैड आपकी सिया? सुकून उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, सिया सिर्फ मेरी ही नहीं है डैड, थोड़ी सी आपकी भी है, बिल्कुल इतू सी। बोलते हुए उसने अपनी दो उंगलियों को एक साथ जोड़ा। सिया जो अभी तक शर्माते हुए खड़ी थी, अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी बिखरने लगी। वो मनी मन बोली, मुझे तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सुकून ही काफ़ी है बम का गोला बनकर घूमते हुए इस प्राणी को बर्फ का गोला बनाने के लिए। करण ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और बोला, जो भी है आप यही चाहते हैं कि? सुकून ने एक बार फिर से अपना माथा पीटा और बोली, डैड वैसे तो आप इतना बोलते हैं, लेकिन अब एक बात बोलने के लिए आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको भी अपनी बीवी से डर लगता है क्या, जैसे दादू दादी से डरते हैं? आप भी सिया से डरते हो क्या? उसकी बात सुनकर अब करण ने सानिया जी की तरफ देखा, जिन्होंने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था ताकि करण और उनके बीच आई कांटेक्ट हो ही ना। सिया की भी हंसी की आवाज़ करण को साफ सुनाई दे रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी जाकर सिया को दो चार अच्छी खासी सुना दे, लेकिन सुकून के लिए उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर बड़े ही प्यार से सुकून के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, आप सब बातें छोड़िए और आप मुझे बताइए कि आप यही चाहती हैं ना कि आप सिया को पूछी दो और सिया आपको पूछी दे। आप तो पता नहीं ये बात बोलने में कितना टाइम लगाओगे, इसलिए मैंने ही दोबारा बोल दिया। सुकून उसकी बात फिर से ही बीच में काट कर बोली। अब तक जो सिया हंस रही थी, एक बार फिर से उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। उसकी नजरें करण पर थीं और धड़कनों ने सीने में शोर मचा रखा था। करण सुकून की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। करण की बात सुनकर सिया हैरान रह गई। करण और उसे किस करे, वो भी पूरे होशो हवास में। ऐसा तो वो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। सुकून टेबल पर खड़ी हो गई और तालियां बजाकर कूदते हुए बोली, या डैड, सिया को पुच्ची करेंगे? करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि उसके बाद आप कभी खाना खाने के लिए मना नहीं करेंगी और अपना सारा खाना फिनिश भी करेंगी। सुकून जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, पक्का प्रॉमिस? बोलते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। करण ने सिया की तरफ देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसे अपने करीब आते देख सिया चौंक गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि करण सच में उसके करीब आएगा और उसे किस। उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी और वो कांपने लगी थी। करण उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सिया उसे देखते हुए बोली, सुकून बच्ची है। करण उसकी बात सुनकर बोला, वो मेरी प्रिंसेस है और मेरी प्रिंसेस की हर बात मानी जाएगी। लेकिन सानिया आंटी, सिया सानिया जी की तरफ देखते हुए बोली। करण एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, जब बात मेरी प्रिंसेस की हो तो आई डोंट गिव ए डैम टू एनोन। बोलकर उसने सिया को कमर से थाम लिया और अपने करीब खींच लिया। सिया के हाथ उसके सीने पर आ गए। दोनों की आंखों में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के बीच ही इस वक्त एक अलग ही तरह के एहसासों की जंग छिड़ी हुई थी। सिया कुछ समझ नहीं पा रही थी अपने और करण के रिश्ते को। ऐसे में ये सब चीज़ें उसके लिए थोड़ी मुश्किल थी। वहीं करण के दिल में जो था अभी तक सामने ही नहीं आया था। जो सामने आया था वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था
पूरी कहानी तो अभी बाकी थी। सिया ने नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोली, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो अभी बोल ही रही थी कि करण ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी प्रिंसेस को खुशी देती है तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं यही करता। अपने आप को खास समझने की गलतफहमी मत करना। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। सिया की आंखों में नमी सी आ गई। करण के सीने पर रखे हुए उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए। करण उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। ना चाहते हुए भी सिया की सांसें बेहद गहरी हो गईं। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थीं। करण की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया था। जब करण ने सिया के गालों से अपने होठ हटाए तो सिया ने वापस आंखें खोलकर उसे देखा। आंखों से आंसू पलकों पर लग चुके थे। सुकून एक बार फिर से तालियां बजाने लगी। वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। सानिया जी भी दूर से ही करण और सिया को देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली थी। करण सिया की तरफ देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, अब जल्दी करो, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रहूंगा। वैसे भी तुम्हारी औकात में नहीं है मेरे करीब आना। अब मौका दे रहा हूँ तो इसका फायदा उठाओ। तुम्हारी भी हसरत पूरी हो जाएगी। उसकी कड़वी बातों ने एक बार फिर से सिया का दिल दुखा दिया था। उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। करण उसे देखते हुए बोला, जल्दी करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला लड़का नहीं हूँ जिसे तुम तड़पा तड़पा कर अपना दीवाना बना लोगी। मैं ये सब अपनी प्रिंसेस के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम बहुत बेहतर तरीके से जानती हो, माई मिस्ट्रेस। बोलते हुए करण के चेहरे पर लूसीफर एक्सप्रेशन थे। शीशा तोड़ने और दिल तोड़ने में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि शीशा सामने वाला एक ही पल में तोड़ देता है और दिल तोड़ने वाला पूरी शिद्दत से दिल तोड़ता है और तब तक तोड़ता रहता है जब तक वो पूरा चकनाचूर ना हो जाए। अपनी आंखों में बेशुमार नमी लिए सिया अपने पंजों के बल ऊपर की तरफ उठी और करण के चेहरे के बिल्कुल करीब हो गई। उसकी गर्म सांसें करण को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे और ना चाहते हुए भी उसकी भी सांसें गहरी हो गईं। सिया की पीठ पर रखे उसके हाथ और भी ज्यादा कस गए। सिया धीमे से बोली, मैं आपके लिए जो मर्जी हूँ, लेकिन मेरे लिए आप अभी भी वही हैं जिस रिश्ते के साथ मैं इस घर में आई थी। मिस्टर हबी, नहीं नहीं, मिस्टर लूसीफर हबी। बोलकर सिया उन नमी भरी आंखों के साथ ही मुस्कुराई और कर्ण के गालों पर बड़े ही प्यार से अपने होंठ रख दिए। कर्ण हल्का सा कांप उठा। एक गहरी सांस उसके होंठों से निकली और सुकून को अपने अंदर तक महसूस हुई। उसने एक झटके से सिया को छोड़ा और उससे दूर हो गया। सिया तैयार नहीं थी इसलिए उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन अगले ही पल करण ने उसे एक बार फिर से कमर से थामकर गिरने से बचा लिया, पर सिर्फ उसे उतना ही सहारा दिया जितना सिया के लिए अपनी जगह पर स्टेबल होकर खड़ा होने के लिए जरूरी था। उसके बिल्कुल ठीक ढंग से खड़े होते ही करण ने अपने हाथ फिर से हटा लिए और तेज कदमों के साथ सीधा मेंशन से बाहर चला गया। सिया बस उसे जाते देखती रह गई, लेकिन सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सानिया जी सुकून के पास आई और उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली, अब तो तुम खाना खाओगी ना? सुकून मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं पूरा खाना फिनिश करूंगी। सिया उन दोनों के पास आई और सानिया जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं जाऊं? सुकून जल्दी से उससे लिपट गई और बोली, नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी सिया। सानिया जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, लेकिन अगर हो सके तो सुकून को साथ ले जाना। तुम्हारे बिना वो एक पल नहीं रुकती। सिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सुकून को पहले अच्छे से खाना खिलाया और फिर अपनी गोद में उठाकर मेंशन से बाहर की तरफ आ गई। वो गाड़ी में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बाहर सड़क पर आकर उसने ऑटो रुकवाया और सुकून को अपनी गोद में बैठाकर ऑटो वाले से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। सिटी हॉस्पिटल। सिया हरीश जी और काकी माँ से मिलने आई थी। उसके साथ ही सुकून भी थी और उसने सुकून का हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। ऐसे हॉस्पिटल में सुकून को लेकर आना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची थी। ऐसी जगह पर आना उसके लिए सही नहीं था, लेकिन सुकून ने जिद की इसलिए उसे मजबूरन उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। काकी माँ को होश आ चुका था, उनकी तबीयत सही थी, लेकिन हरीश जी की सर्जरी हुई अभी कुछ ही वक्त हुआ था और अभी वो कुछ देर बेहोश ही रहने वाले थे। हरीश जी को देखते हुए सिया की आंखों में आंसू थे।
हरीश जी की हालत की जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस फोन पर जो कुछ भी कहा गया वो उस टीवी न्यूज़ से जुड़ा हुआ था। करण ने उसे झुकाने के लिए वो सब किया और इन सब में हरीश जी को बेवजह इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। पर अब उन्हें ठीक होते हुए देख उसे सुकून भी मिल रहा था। अगर हरीश जी को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सुकून बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। उसे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिया उसे कुछ देर रुकने के लिए कह रही थी क्योंकि अभी वो कुछ वक्त काकी माँ के साथ बिताना चाहती थी। पर सुकून बहुत ज़्यादा जिद करने लगी तो उसे मजबूरन काकी माँ को बाय बोलना पड़ा। यूं तो आश्रम के स्टाफ के कुछ लोग वहीं पर मौजूद थे जो उन दोनों का ध्यान रख रहे थे, लेकिन फिर भी सिया कुछ देर वहाँ पर रुकना चाहती थी। पर अब मजबूरन उसे बाथरूम से बाहर आना पड़ा। अभी वो बाथरूम से बाहर आई ही थी कि सामने उसे डॉक्टर दिखाई दिए। उसे डॉक्टर से बात भी करनी थी ताकि हरीश जी के बारे में सब कुछ अच्छे से जान सके। अभी वो डॉक्टर से बात कर ही रही थी कि सुकून ने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया और बाहर की तरफ भाग गई। उसे बाहर की तरफ भागते हुए देख सिया जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। एक तो सुकून का पैर और दूसरा वो छोटी बच्ची और बाहर इतना सारा ट्रैफिक। उसे बाहर की तरफ भागते हुए देख कर ही सिया की जान निकली जा रही थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल के गेट तक आई, लेकिन तब तक सुकून सड़क पर ही पहुंच चुकी थी। सामने से ही एक बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी को देखते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो बहुत तेजी से सुकून की तरफ दौड़ी। वो गाड़ी वाला शायद ब्रेक नहीं लगा पाया और वो गाड़ी बड़ी स्पीड से उस रास्ते से गुजर गई। सुकून को करण ने अपनी बाहों में समेटकर सड़क के किनारे कर लिया था। अगर करण आखिरी वक्त पर सुकून को अपनी गोद में उठाकर साइड नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। करण की धड़कनें एक पल के लिए रुक चुकी थी। सुकून उसकी गोद में थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था। सुकून को उस गाड़ी के बिल्कुल सामने देखकर जो उस पर बीत रही थी वो सिर्फ वही जानता था। सिया उन दोनों के पास आई और सुकून को अपनी गोद में लेने को हुई, लेकिन करण ने सुकून को दूसरी तरफ घुमा लिया और गुस्से से सिया को देखने लगा। सिया खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ऊपर से करण का गुस्सा उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था। सुकून की सांसें भी बेहद तेज थीं। करण ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, आप ठीक तो हो ना प्रिंसेस? आपको कुछ हुआ तो नहीं? सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी डैड, मैं ठीक हूँ। करण ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और डर से कांपते हुए बोला, तुम चलो यहाँ से प्रिंसेस। बोलते हुए वो उसे गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुकून को अंदर बिठाकर उसे अभी आने का बोला और खुद सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। सिया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। करण ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर गया। सिया एकदम से सहम गई। करण बेहद गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था और गुस्से में उसने सिया पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन सिया के गाल को उसका हाथ छूता उससे पहले ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और अपना हाथ नीचे कर लिया। पर अभी भी वो अपने जबड़े कसता हुआ बेहद ज़्यादा गुस्से से सिया को देख रहा था। सिया उसके हाथ उठाने से डर गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब करण की गहरी गहरी सांसें उसे सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोली। करण बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी प्रिंसेस को एक खरोच भी आ जाती ना तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा जमीन में गाड़ देता। सिया धीमे से बोली। सुकून मेरे हाथ से हाथ छुड़वाकर करण उसके बाद बीच में ही काट कर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से अपने करीब खींचते हुए बोला, बस इसी की उम्मीद थी मुझे तुमसे। आखिर मैं तुमसे कोई उम्मीद कर भी कैसे सकता हूँ? तुम्हें कहाँ ही फुर्सत है किसी को संभालने की। तुम तो खुद में इतना ज़्यादा बिजी हो कि तुम्हें आसपास का तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता। और अब तुम अपनी लापरवाही का ब्लेम भी सुकून पर लगा रही हो। सीरियसली, अगर तुम्हें उसे संभालना ही नहीं था तो उसे अपने साथ क्यों लेकर आई? पर नहीं, उसे लाना तो जरूरी था ताकि तुम पर कोई शक ना करे। आखिर किसी से मिलने की बेसब्री जो हो रही थी तुम्हें। अकेली आती तो शायद कोई सवाल करता, इसलिए तुमने सोचा कि चलो दो काम एक साथ हो जाएंगे। अपनी घटिया हरकतें भी कर लूंगी और सिया के साथ ड्रामा भी कि यू आर द ओनली वन जिसे उसकी परवाह है। लेकिन यहाँ तो मैडम को अपने ही लोगों से फुर्सत नहीं मिली होगी। होगा कोई अंदर जिसके साथ तुम बिजी होगी। पर लिसिन, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से
मेरी प्रिंसेस को तुम्हारी वजह से तकलीफ आई ना, तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। तुम इस दुनिया में होने पर भी पछताओगी। नाउ जस्ट गो टू हेल। बोलकर उसने सिया का हाथ एक झटके में छोड़ दिया और गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से चला गया। सिया उसकी बात सुनकर वहीं पर खड़ी रह गई। सुकून को कुछ हो जाने का डर उसे भी सता रहा था। उसे भी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। वो मानती थी कि उसे सुकून को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन करण ने जो कुछ भी कहा वो सब उसकी समझ से बाहर था। या शायद समझ तो आ चुका था, लेकिन उसके लगाए इल्जाम उसकी समझ से बाहर थे। वो वहीं पर खड़ी रह गई और करण गाड़ी में बैठकर जा चुका था। उसने सुकून की तरफ देखा जो सो चुकी थी। सिया को गुस्से से देखते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सिया बस उसे जाते देख उसकी बातों के बारे में सोचती रह गई। द डिवाइन विला। करण की गाड़ी आकर पार्किंग एरिया में रुकी और करण ने गाड़ी से बाहर निकालकर सुकून को भी अपनी गोद में लेते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। वो अभी भी सो रही थी। उसे लेकर करण अंदर आ गया और सीधा अपने रूम में लेकर जाने लगा। तानिया जी ने उसे सुकून को लेते देख उससे सिया के बारे में पूछने लगी। करण बिना उनकी तरफ देखे ही बोला, जो लोग जिम्मेदारी निभा नहीं पाते उन्हें जिम्मेदारी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने वाला बेवकूफ़ होता है। बोलकर वो अब सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सानिया जी उससे कुछ और पूछती उससे पहले ही कर्ण सीढ़ियाँ चढ़ चुका था और अपने कमरे में जा चुका था। सुकून को लेकर कर्ण रूम में आया और उसे बेड पर लिटा दिया, लेकिन उसे अपनी गोद से नहीं निकाला। वो अभी भी उसके सीने से लिपटी हुई थी। करण ने उसके चेहरे की तरफ देखा और देखते ही देखते करण की आंखों में नमी आ गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब बिल्कुल नन्ही सी सुकून पहली बार उसके हाथों में आई थी। कनिका ने सुकून को जन्म दिया था। उस पल को याद करते हुए करण की आंखों से आंसू बह गए। उसने सुकून के माथे को बड़े ही प्यार से चूमा और बोला, तुम्हें डैड कभी कुछ नहीं होने देंगे प्रिंसेस, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। डैड लव्स यू सो मच। बोलकर उसने एक बार फिर से सुकून के माथे को चूमा। उस वक्त सुकून ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपने आसपास देखा। करण उसे किसी और को ढूंढते हुए देख थोड़ा हैरान था और ये समझकर कि वो किसको ढूंढ रही है उसे तकलीफ भी हो रही थी। सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, सिया कहाँ है डैड? उसके सवाल पर करण ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आप कुछ देर आराम करो प्रिंसेस। सुकून ने उसके हाथ को अपने गाल से हटा दिया और बोली, नहीं डैड, पहले सिया को बुलाओ। आप नहीं बुलाओगे तो मैं खुद उन्हें। बोलते हुए वो उठने ही वाली थी, लेकिन करण ने उसे रोका। सुकून फिर से बोली, बुलाओ ना सिया को डैड, मुझे उससे मिलना है और सॉरी बोलना है। करण हैरानी से बोला, सॉरी? सॉरी किस लिए? सुकून बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे सिया को सॉरी बोलना है डैड, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। सिया ने मुझे कहा था कि मैं उसका हाथ ना छोड़ूं, लेकिन मैं उसका हाथ छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भाग गई। अगर मुझे कुछ हो जाता तो सिया को कितनी तकलीफ होती। वो मुझे बहुत प्यार करती है डैड, और मैं भी। सुकून की बातें सुनकर करण की सूख चुकी आंखों में एक बार फिर से हल्की सी नमी आ चुकी थी। उसने सुकून के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं आपकी सिया को जल्दी आपके पास ले आऊँगा। सुकून बड़ी मासूमियत से बोली, पक्का प्रॉमिस? करण धीमे से बोला, पक्का प्रॉमिस। बोलकर वो अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर वो सीधा मेंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो स्मार्ट रूम के बाहर आया जहां पर हरीश जी को रखा गया था, लेकिन वहां पर सिया नहीं थी। उसने वहां खड़े स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि सिया तो यहाँ से दोपहर में ही चली गई थी। उनकी बात सुनकर करण का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से कांपने लगा। करण के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था जो लगातार बढ़ रहा था। उसने खुद वहां पर हर तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन सिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे अब उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो अपने होठों को हल्का सा कसते हुए बोला, मुझे लगा ही था यह हॉस्पिटल आना और इन सब के लिए इतना फिक्र जताना सब कुछ एक बहाना है। आखिर जाना तो तुम्हें कहीं और ही था। बहुत चालाक हो ना तुम, लेकिन इस चालाकी में तुमने सुकून का इस्तेमाल करके गलत कर दिया। तुम्हें उसे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। पहले मुझे लगा शायद तुम पर गुस्सा करके मैंने गलती कर दी,
जब मुझे सुकून ने बताया कि तुमने लापरवाही नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपना हाथ छुड़ाकर तुमसे दूर भाग गई थी, तो मुझे लगा शायद मैं ही थोड़ा ज़्यादा सख्त हो गया। लेकिन नहीं, तुम इसी नफ़रत के लायक हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे प्यार की क्या ज़रूरत? तुम्हारे पास तो और बहुत हैं। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नफरत भरे थे। वो हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसने देखा कि बारिश शुरू हो चुकी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़। जल्दी से वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़के की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वो लड़का अपने साथ खड़े लड़के से बोल रहा था, यार कितनी मस्त लग रही है वो लड़की, दोपहर से वहीं पर बैठी है। साली जानलेवा तो पहले ही बहुत लग रही थी, लेकिन अब बारिश में तो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। बोलते हुए उस लड़के की नज़रें सामने पेड़ के नीचे बैठी लड़की पर थीं, जो कोई और नहीं सिया थी। सिया अपने ख्यालों में खोई हुई उस पेड़ के नीचे बैठी थी। भले ही पेड़ काफ़ी घना था, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं, और वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, जिससे उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, और उसकी बॉडी थोड़ी रिलीव हो रही थी। पर खुद में खोई सिया को शायद किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। वहीं उन लड़कों की बात सुनकर करण ने नज़रें घुमाकर सामने की तरफ देखा, तो सिया को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने उन लड़कों की तरफ देखा जो अभी भी अपनी बेशर्म भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उनमें से दूसरा लड़का बोला, यार दोपहर से रात हो चुकी है, लेकिन ये लड़की यहाँ से उठ ही नहीं रही। लगता है साली बेसहारा है, तो क्यों ना बेसहारा को सहारा दिया जाए। बोलते हुए उस लड़के के चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन थे, जिससे उस लड़के के चेहरे पर भी बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों लड़के सिया की तरफ बढ़े। सिया अभी भी गुमसुम सी वहीं पर बैठी थी। सुबह करण ने उसे जो कहा, उससे उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद वो ना ही हॉस्पिटल के अंदर गई और ना ही वहाँ से कहीं और जा पाई। माना वो सुकून की असली माँ नहीं थी, लेकिन सुकून उसके लिए उसकी जान से भी बढ़कर थी। उसके साथ लापरवाही करने का वो सोच भी नहीं सकती थी, और ऊपर से करण की कही हुई वो तिरछी बातें, जो ना जाने क्यों सिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वो लड़के आकर सिया के आसपास बैठ गए, और सिया को उन दोनों के अपने पास आने का एहसास तक नहीं हुआ। जब उनमें से एक लड़के ने सिया के घुटने पर अपना हाथ रखा, तो सिया एकदम से चौंक गई और डरकर सहमती हुई उन दोनों को देखने लगी। उनमें से एक लड़का बोला, क्या हुआ, डर क्यों गई? हम तो यहाँ पर तुम्हारी तकलीफ कम करने आए थे। सिया उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग कौन हैं? देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। बोलते हुए वो अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, जो शायद दूर से बारिश की वजह से किसी को दिखाई ना दे रहे थे, लेकिन वो ना जाने कब से रोए जा रही थी। उसे अपने आंसू साफ करते देख वो लड़का बड़ी मायूसी से बोला, अरे तुम अपने आंसू क्यों साफ करती हो? हमारे होते हुए तुम्हें तकलीफ क्यों उठाती हो? हम है ना तुम्हारे लिए। बोलते हुए वो अभी अपना हाथ सिया के गाल तक लेकर ही गया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह से मरोड़ते हुए एक झटके से छोड़ दिया। वो लड़का दर्द से चीखा। सिया ने नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, तो करण बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर वहां पर खड़ा था। उस लड़के के साथ वाले दूसरे लड़के ने करण को देखा। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद बोला, तुम करण सिंघानिया हो ना? करण एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, पहचान चाहे कुछ भी हो मेरी, लेकिन फिलहाल तुम दोनों के लिए मौत से कम नहीं हूँ। बोलते हुए उसने लड़के की तरफ देखा जो सिया को छूने जा रहा था। दूसरा लड़का थोड़ा गुस्से से बोला, ओह होगा तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन हीरो बनने की कोशिश मत कर। बिजनेस कर, वही तेरे लिए अच्छा है। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और कर्ण के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। जिस लड़के का करण ने हाथ मरोड़ा था, वो तो अभी तक अपने हाथ को लेकर दर्द से चीखे जा रहा था। करण को धक्का मारने के बाद वो लड़का अपने साथी की तरफ आया और उसके हाथ की तरफ देखने लगा, जो एकदम से नीला पड़ चुका था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर उस लड़के का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो वापस करण की तरफ घूमा, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा करण की तरफ घुमाया, एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर आया और उसका पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। उसकी दर्द भरी चीख वहां पर दूर तक गूंज गई। सिया भी इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी चीख भी उस लड़के के साथ निकल गई। करण अपने सीने पर जहाँ उस लड़के ने हाथ रखा था, वहाँ कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, अगर करण सिंघानिया के जूते को भी कोई छू ले, तो उन जूते तले उस शख्स के हाथ होते हैं, और तूने तो मेरी। बोलते बोलते वो रुक गया, लेकिन उसकी नज़रें सिया पर थीं। वही सिया भी उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देख रही थी। उसका दिल जो अभी तक डर से तेज धड़क रहा था,
अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई हो। वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि करण उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, अब यहीं पर खड़े रहने का इरादा है या घर भी चलोगी? सिया की आंखों में नमी आने लगी। उसकी आंखों में पानी देखकर कर्ण सख्त आवाज में बोला, तुम्हें खुद लेने आ चुका हूं मैं, इसलिए अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इन आंसुओं को अपने अंदर ही रखो, फिर कभी काम आएंगे। सिया को तकलीफ हो रही थी करण की बात से, या फिर अभी कुछ देर पहले जब वो अपनी बात कहते कहते रुक गया। उसे उस बात से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी सुन्न होकर उसे देखती रही। तो करण ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा होगा लिटिल कैट, आखिर तुम्हारे स्टैंडर्ड की जगह है ये, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। बोलते उसने सिया का हाथ पकड़ लिया और गाड़ी की तरफ घूम गया। अभी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था कि एक जोरदार पत्थर जाकर उसके सिर पर लगा और सिर से खून का फुहारा छूट पड़ा। जिस लड़के के गाल पर कर्ण ने जोरदार मुक्का जड़ा था, उसके हाथों में एक बहुत बड़ा पत्थर था जो उसने कर्ण के सिर पर मारा था, और अब कर्ण के सिर से खून लगातार बह रहा था। सिया जोर से चीख पड़ी और कर्ण की तरफ देखने लगी, जिसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसका हाथ सिया के हाथों से छूट गया। उसने पीछे पलटकर उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का कर्ण की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मौत बनकर आया था ना तू, अब तू मेरे हाथों से मर। बोलकर वो एक बार फिर से करण के सिर पर वो पत्थर मारने लगा, लेकिन करण ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे वो पत्थर उसके हाथों से गिर गया। दूसरा लड़का जिसने सिया को छूने की कोशिश की थी, उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, जाने मन रो क्यों रही हो? ये मर गया तो हम है ना तेरे पास, इससे भी ज्यादा खुश रखने के लिए। करण के माथे से खून लगातार बह रहा था। वो लड़का जिसने करण को मारा था, वो हंसते हुए करण की तरफ देख रहा था। वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन करण की नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, और वो चीज थी दूसरे लड़के के हाथ में सिया का हाथ, और उसका दूसरा हाथ सिया की कमर पर। वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ गुस्से से कांप रहा था। तेज कदमों से वो उस लड़के की तरफ बढ़ा, और अगले ही पल उस लड़के के माथे पर एक गन थी, जिसका निशाना उस लड़के का माथा ही था, और उसके ट्रिगर पर करण की उंगलियां थीं। उस लड़के के एकदम से होश उड़ गए थे। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि उसे न पीछे हटने का मौका मिला, न वहां से भागने का। करण ने अपनी कमर से गन निकालते हुए उस लड़के के माथे पर तान दी। वो लड़का बड़ी बड़ी आंखों से करण की तरफ देख रहा था और बुरी तरह से कांप रहा था। दूसरी तरफ खड़े लड़के ने भी सिया का हाथ छोड़ दिया था। उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। सिया खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण की तरफ देख रही थी, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था, और उसके गुस्से से भरी नजरें उस लड़के पर टिकी हुई थी। करण गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कुत्ते पीछे से वार करते हैं, लेकिन शेर का वार सामने से होता है। एक पल नहीं लगेगा मुझे तेरे इस भेजे को उड़ाने में, लेकिन करण सिंगानिया जो भी करता है तरीके से करता है। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जो अभी उन लड़कों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आने वाली थी। वो लड़का डर से कांपते हुए बोला, प्लीज प्लीज इसे हटाओ। कर्ण तिरछा मुस्कुराकर बोला, दूसरों की जान लेना आसान है, लेकिन अपनी पर आई तो फट गई, और बहुत बुरी तरह से फट गई। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक थे। उस लड़के का गला सूखने लगा। वो कोई पक्के गुंडे मवाली नहीं थे। बस सिया को देखकर उन दोनों की नीयत बिगड़ चुकी थी। जवान खून हराम होने लगा था। सिया करण के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज पहले आप हॉस्पिटल चलिए, आपके सिर से बहुत खून बह रहा है। उसकी बात सुनकर करण ने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने अपनी गन वापस अपनी कमर में डाली और सिया का हाथ पकड़ लिया। वो लड़का इतना ज्यादा डर गया था कि अब पीछे हटकर वो बस करण को देखता रहा। करण ने सिया का हाथ पकड़े ही आगे गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सिया एक बार फिर से उसे रोकते हुए बोली, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप हॉस्पिटल चलिए, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपके सिर से बहुत खून बह रहा है। वो अभी बोल ही रही थी कि करण ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। सिया मुश्किल से खुद को संभालती हुई गाड़ी में बैठी। वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्योंकि करण ने गाड़ी लॉक कर दी थी। वो दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। भीड़ जो करण और उन लड़कों की लड़ाई होते देख वहां पर खड़ी हुई थी, वो जाने लगी। उन दो लड़कों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। तभी पीछे से कुछ आदमी आए और उन दोनों के मुंह पर अपना हाथ रखकर
उन्हें खींचते हुए वहां से ले गए। गाड़ी में करण बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। सिया बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे सिर्फ गाड़ी की स्पीड की वजह से नहीं, बल्कि करण को लेकर भी डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी द डिवाइन विला के बाहर आ रुकी। करण बड़े ही तेज कदमों से गाड़ी से बाहर निकला और फिर सिया की तरफ आया। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसे एक झटके से गाड़ी से लगा दिया। सिया बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देख रही थी। करण को देखते उसे डर भी लग रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। करण उस पर झुककर बोला, आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? हाँ। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब उसने क्या कर दिया? करण गुस्से से बोला, अगर मैंने दिन में तुम्हें कुछ कह दिया तो इसका मतलब तुम वहीं पर सड़क पर खड़ी हो जाओगी, और वो भी इस हालत में। देखते हुए उसने सिया को ऊपर से नीचे देखा तो अब सिया को आभास हुआ कि वो किस हालत में है। उसके कपड़े पूरे गीले थे, जो उसकी बॉडी से चिपके हुए थे। उसने अपनी नज़रें झुका लीं। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, वेल, मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी नीयत और तुम्हारे करेक्टर पर मुझे ज़्यादा शक नहीं है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारे साथ करण सिंघानिया का नाम जुड़ा है, और करण सिंघानिया को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी भी। बोलते बोलते ही वो रुक गया और सिया बस उसे देखती रह गई। करण ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ हटाया और मेंशन के अंदर जाने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। करण ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सिया अपनी आंखों में नमी लिए हुए बोली, जब मैं आपकी बीवी हूँ तो मुझे बीवी करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? करण गुस्से से बोला, बीवी नहीं हो तुम मेरी। सिया फीका सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो फिर क्या हूँ मैं आपकी? और फिर क्यों आप मेरे लिए लोगों से लड़ गए? क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल लिया? क्यों मुझसे नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको अपनी तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही? उसकी बात सुनकर करण के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा, जो नमी की वजह से डबडबा रही थी। वो बहुत ज़्यादा सर्द आवाज में बोला, तुम शायद बोल रही हो मिस सिया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, अब तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, जिसे मैंने पैसों से खरीदा है। आखिर पैसा तो दिया ही है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे उस बूढ़े काका के इलाज का। तो अब मैं तुमसे बस वही भरपाई करूंगा, और जब तक मेरे पैसों की भरपाई नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, बिकॉज मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, और तुम तो मेरा फेवरेट टॉय हो, लिटिल कैट, जिसके साथ मैं खेलने वाला हूँ। बोलते उसकी गहरी नज़र सिया के चेहरे पर थी। सिया को उसकी बातों का बुरा लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो मुस्कुराई और उसने करण के कंधे पर अपने हाथ रख लिए। करण एकदम चौंक गया और नजरें झुकाकर सिया के हाथों की तरफ देखने लगा। सिया ने अपने हाथों से उसकी शर्ट को मुट्ठी में कसते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और एक वक्त आता है कि उन्हें उनके खिलौनों से प्यार हो जाता है। मैं भले ही आपके लिए खिलौना हूँ, लेकिन मेरे लिए आप मेरे लूसीफर हस्बैंड, जिसे मुझे थोड़ा सा सुधारना है। सो थोड़ा ध्यान से खेलिएगा मुझसे, मिस्टर लूसीफर हस्बैंड। कहीं खेल खेल में अगर मैं टूट गई तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। बोलकर उसने करण की शर्ट को अपनी मुट्ठियों से आज़ाद कर दिया और जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। करण उसकी बात सुनकर उसे जाते हुए देख रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, ना मुझे इस खिलौने की आदत लगेगी और ना ही ये खिलौना मेरा प्यार बनेगा। बस जरूरत है तुम्हारी तो तुम हो, जिस दिन जरूरत ना हुई उसी दिन उठाकर बाहर फेंक दी जाओगी। बोलते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सख्त थे। सिया अंदर आई और सीधा अपने और करण के कमरे में आई। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से एक नाइट सूट निकाला। उसे सुकून के पास जाना था, लेकिन उसके कपड़े भीगे हुए थे, इसीलिए पहले उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। अपने कपड़े लेकर वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। करण मेंशन के अंदर तो आया, लेकिन कमरे में आने की बजाय वो वहीं मेंशन में बने हुए बार में चला गया, जो एक रूम में अलग से बना हुआ था। सुकून की वजह से करण ने अपने बार को रूम में बना लिया था, ताकि वो जब चाहे तब यहाँ आ सके। सिया कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आई और सीधा सुकून के कमरे की तरफ चली गई। आज दिन में उसे सुकून को संभालने का मौका भी नहीं मिला। वो सुकून के कमरे में आई तो देखा कि सुकून आराम से बेड पर सोई हुई थी। वो उसके पास आई और उसके सिरहाने बैठकर उसके सर को अपने हाथों से सहलाने लगी। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और बड़े ही प्यार से बोली, मम्मा आपसे सॉरी फील करती है सुकून,
आई नो, आप मुझे मम्मा नहीं बोलती, लेकिन मैंने आपको अपनी बच्ची उसी दिन मान लिया था जिस दिन मैं इस घर में आई थी। आप मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर हैं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। भले ही सिया की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे सुकून के मामले में और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। वो काफ़ी देर यूं ही उसके बालों को सहलाती रही और फिर कुछ देर बाद उसने दोबारा उसके माथे को चूमा और वहां से खड़ी होकर वापस अपने कमरे में आ गई। वहीं दूसरी तरफ करण अभी भी उस बार रूम में बैठा था और उसके सामने वाइन की एक बोतल खाली तो दूसरी बोतल आधी भरी हुई थी। इतनी देर में ही उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। उसके कानों में अभी तक सिया की बातें गूंज रही थी। थोड़ा ध्यान से खेलिएगा मुझसे, मिस्टर लूसीफर हस्बैंड। कहीं खेल खेल में अगर मैं टूट गई तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। उसकी बात याद करते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे किसी के टूटने से फ़र्क नहीं पड़ता लिटिल कैट। अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।